हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काईनॉमिक्स एकेडमी। तो फिर से एक बार स्वागत है। और जो आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का, है कि नहीं। कि क्लास 12th का जो मेन टॉपिक में से एक बोला गया, उसे यह बोला जाए कि मेन चैप्टर्स में से एक बोला गया है, जिसे बोला गया इंडियाज रिलेशन विथ इट्स नेबर। कि इंडिया का रिलेशन किस तरीके से नेबर के साथ है, खास कर कर इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का। तो इन तीन रिलेशन के बारे में हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि लास्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग अच्छे तरीके से इस वाले पार्ट में, जो बोला जाए फर्स्ट वाला पार्ट है, उसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या पाथ रहा, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया गया इंडिया के थ्रू। इंडिया ने कब अपनी इकोनॉमी को ओपन करा, और चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कैसे करा, या फिर बोला जाए पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कब करा और कैसे करा। तो हम लोग पूरे पाथ या पूरा जर्नी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, और मजेदार वीडियो और आएगा साथ ही साथ आने वाले समय में। तो सेकंड पार्ट भी आएगा, इसका थर्ड पार्ट भी आएगा। तो आप लोग पहले पार्ट पर, या बोला जाए पहले पार्ट से जुड़े रहने के लिए थैंक यू, और आई होप सो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो कैसे हैं, और आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे अपने पूरे सिलेबस को लेकर, या बोला जाए कि अपने जो भी सब्जेक्ट, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट करा था कि भाई जो रोड मैप या कंप्लीट मैराथन की किस तरीके से हम लोग बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स को लेकर चलेंगे। तो आज इसी सिलसिले में आज फिर से एक नया वीडियो आ रहा है आप लोगों के पास, और इसी तरीके से और स्ट्रैटेजिकली आप लोग पढ़ते रहिए और अपने आप को मोटिवेट रखते रहिए, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक रिजल्ट आ पाए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोगों को प्रॉपर पीडीएफ चाहिए होगा, या प्रॉपर बोला जाए कि नोट्स चाहिए होगा, तो आप लोग इस नंबर पर एक बार मैसेज कर सकते हैं। और अगर उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप डायरेक्टली कॉल करके भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आई होप सो आज इकोनॉमिक्स अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक्स में चैप्टर कौन सा होगा वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। मैं यही थोड़ा सा बता देता हूँ, इंडिया एंड इट्स नेबर कि और आप लोगों को थंबनेल देखकर पता तो चल ही गया होगा। और जो पेपर है इकोनॉमिक्स का, एक बार फिर से याद दिला दे रहा हूँ, बार बार याद दिलाना पड़ता है भाई आप लोगों को, है कि नहीं। तो 17th ऑफ मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर है, 25th ऑफ मार्च को बिजनेस स्टडीज का पेपर है। तो इसी तरीके से लेकर चलते रहिए, और एग्जाम में फाड़ दीजिए भाई एकदम पूरा, बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि एकदम गर्दा उड़ा दो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग पहले स्लाइड में कि आखिरकार आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉम्परेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। इंडिया एंड इट्स नेबर का मतलब क्या है? नेबर मतलब पाकिस्तान और चाइना। कि भाई आखिरकार दोनों इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है हमारा नेबरिंग कंट्रीज, क्योंकि अगर इंडिया को देखा जाए तो इधर पाकिस्तान हो गया, ऊपर हो गया चाइना, तो चाइना हो गया, इधर पाकिस्तान, ये इंडिया। तो ये अगर पड़ोसी ठीक नहीं रहेगा ना, अगर पड़ोसी का डेवलपमेंट पहले देखना बहुत जरूरी है कि नहीं। अगर जैसे आप लोग के घरों में, अगर घर में देखते होंगे तो घर के आस पड़ोस में भाई, फलनवा का बेटा ये बन गया और इसका बेटा ये बन गया, इसका मतलब क्या है कि वहां से दबाव आता है कि आपके कंट्री में भी क्या हाल, या फिर आपके देश में या आपके घर में कैसा क्या माहौल चल रहा है। तो इन द सेंस कि अगर आपका पड़ोसी ठीक रहेगा, अगर पड़ोसी आपका डेवलप कर रहा है, तो आप भी मोटिवेटेड रहोगे। तो इन द सेंस कि यहाँ पर जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या कवर करेंगे, सेकंड पार्ट में क्या क्या कवर करेंगे, थर्ड पार्ट में क्या कवर करेंगे, हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस हम लोग करेंगे पाथ एंड स्ट्रेटेजी ऑफ, या पाथ या स्ट्रेटेजी बोला जाए उसको, या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजी क्या रहा आजादी के बाद। तो आई होप तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। सेकंड पार्ट में हम लोग एक्सपीरियंस और अचीवमेंट पढ़ेंगे कि आखिरकार एक्सपीरियंस क्या मिला सारे देश को, या उन सारे देश को जो तीनों देश हैं, या फिर अचीवमेंट क्या क्या किया गया इंडिया के, इंडिया ने क्या अचीवमेंट करी, या चाइना ने क्या या पाकिस्तान ने क्या अचीवमेंट करी। तो सबके अचीवमेंट को दूसरे दूसरे वाले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट सेकंड में। और पार्ट थर्ड में कंक्लूजन कि इंडिया किस तरीके से, या चाइना किस तरीके से, या पाकिस्तान किस तरीके से स्ट्रेटेजी को और फॉलो कर सकता है, और किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, मतलब क्या फॉरवर्ड लुकिंग इकोनॉमी पर कैसे फोकस कर सकता है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, पाथ स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। इंडिया
और पाकिस्तान कब आजाद हुआ था? 1947 में। और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइना कब आजाद हुआ था? 1949 में। इंडिया और पाकिस्तान के बारे में तो पता ही होगा, इंडिया पार्टीशन हुआ था 1947 में, उसमें दो कंट्री बना, खास करके कौन? एक पाकिस्तान बना और एक इंडिया बना। मतलब इन द सेंस कि इंडिया से अलग होकर क्या पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना। इसी वजह से 1947 में दोनों आजाद हो गए। और चाइना जो आजाद हुआ इन द सेंस या बोला जाए कि कंट्री अलग तरीके से उनको मान्यता मिला, वो 1949 में, 1949 में चाइना को। तो आई होप सो ये तक क्लियर होगा। थ्री नेबरिंग कंट्रीज आर ऑलमोस्ट अ कॉमन स्टार्ट ऑफ द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट का जो पाथ शुरू किया गया वो सिमिलरली तीनों के थ्रू, मतलब चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के थ्रू, तीनों एक लगभग सिमिलर वे में स्टार्ट किया गया था। अब वो सिमिलर वे क्या था, कॉमन एलिमेंट क्या था तीनों के बीच में, वो हम लोग जान लेते हैं कि दो कॉमन एलिमेंट था तीनों कंट्री के बीच में। पहला कि ऑल थ्री कंट्री अडॉप्टेड अ प्लानिंग, कि तीनों कंट्री ने क्या करा? अडॉप्ट 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट करा। क्या अडॉप्ट करा? 5 ईयर प्लान्स को। कब कब? 1951 में इंडिया ने अडॉप्ट करा, और 1953 में चाइना ने अडॉप्ट करा, और 1956 में पाकिस्तान ने। मतलब 1951 में इंडिया, और 1953 में चाइना, और 1956 में पाकिस्तान, जो 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट किया गया। आई होप सो ये एक कॉमनैलिटी था, इस वजह से आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑल थ्री कंट्रीज रिलाइड ऑन द पब्लिक सेक्टर एज अ कोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और तीनों ने किस पर ज्यादा फोकस करा शुरुआत में? पब्लिक सेक्टर की, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, क्योंकि हम लोगों को लूटा बहुत देशों के द्वारा गया था। तो इस वजह से हम लोग हमेशा ये चाहते थे कि आउटवर्ड लुकिंग ना हो। तो हम लोग इस वाले पार्ट में जो पढ़ेंगे कि इंडिया किस तरीके से इनवर्ड से आउटवर्ड गया, चाइना इनवर्ड से आउटवर्ड कैसे गया, पाकिस्तान इनवर्ड से आउटवर्ड कब गया, कैसे गया। तो आई होप सो यहां तक कंप्लीट होगा। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया के साथ कि इंडिया का पाथ स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट क्या रहा था और किस तरीके से रहा था। मतलब खास करके इंडिया का ग्रोथ किस तरीके से रहा था, ग्रोथ उसने किस तरीके से करी, क्योंकि ग्रोथ अगर करेगा तभी उसका डेवलपमेंट होगा। तो ग्रोथ किस तरीके से किया गया और डेवलपमेंट का रास्ता क्या चुना गया हमारे देश के द्वारा, है कि नहीं। तो हम लोग पूरे अच्छे तरीके से इसमें कवर करेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड, पहली बात क्या, इंडिया ने क्या अडॉप्ट करा? मिक्स्ड इकोनॉमी को। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ में आए और साथ में काम करे। पब्लिक का मतलब हमेशा क्या होता है, याद रखना है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट और जो प्राइवेट है वो दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। मतलब क्या, जो प्लानर थे या पॉलिटिशियन थे, उन्होंने क्या वो क्या चाहते थे कि हमारे देश में जो दोनों कंबाइंड मेरिट्स आए, सोशलिज्म का मतलब जो गवर्नमेंट का ऐसा देश जहां गवर्नमेंट का पूरा राज हो, और दूसरा क्या, जहां कैपिटलिज्म। तो हम लोग ना गवर्नमेंट को ज्यादा तवज्जो देंगे ना ज्यादा प्राइवेट को ज्यादा तवज्जो देंगे, हम लोग दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। मतलब पब्लिक और प्राइवेट को दोनों को, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट को दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, और जो भी डिमेरिट है उसे अवॉइड करेंगे दोनों में, ठीक है। द पाथ ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी असाइंड बाय द फ्लैगशिप रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। और ज्यादातर फोकस किस पर किया गया कि मिक्स्ड इकोनॉमी पर, और ज्यादातर पब्लिक सेक्टर पर। और इसमें दो बात याद रखना है कि प्राइमरी सेक्टर रोल प्ले कौन किया, प्राइमरी सेक्टर रोल प्ले किया गवर्नमेंट सेक्टर ने, और प्राइवेट सेक्टर ने सेकेंडरी रोल। मतलब प्राइवेट सेक्टर कौन सा रोल दिया गया इसको कि सेकेंडरी, की गवर्नमेंट जो बोलेगा या गवर्नमेंट की कंपनी जैसे काम करेगी उसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर भी लेके चला जाएगा। तो वही बोला गया, सेकेंडरी सेक्टर इज अ सप्लीमेंट्री रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि हमारे देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो प्राइवेट सेक्टर था उसे सेकेंडरी रोल दिया गया, और प्राइमरी रोल किसे, गवर्नमेंट को दिया गया। तो आई होप सो यहां तक क्लियर होगा। प्लानिंग मोर प्रिसाइजली 5 years प्लान वर्कड एज अ कोर एलिमेंट ऑफ द पाथ ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि हमारे देश में जो 5 ईयर प्लान्स लाया गया था, 5 ईयर प्लान्स वो एक कोर एलिमेंट के रूप में लाया गया था, और शुरुआत कब किया गया था, 1951 में। ओवरऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान वाज फोकस्ड ऑन द इग्लैलिटेरियन सोसाइटीज एंड द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटीज। हमारे देश में हमेशा जो 5 ईयर प्लान को लाया गया था उसको समय देखते हुए, समय के अनुसार जिस तरीके से जिस चीज पर फोकस किया जाए, वो हर एक 5 ईयर प्लान पर अलग अलग चीज पर फोकस करके चला गया, और उसी तरीके से डेवलपमेंट किया गया। शुरुआत में जब प्लान लाया गया था 5 ईयर प्लान, तो हमारा प्लान सारा ठीक ठाक ही चल रहा था, उसको क्या बोलेंगे, हॉन्की एंड डॉरी। मतलब जो शुरुआत में हमारा जो इकोनॉमी था वो धीरे धीरे अच्छे तरीके से चल रहा था। द इकोनॉमी अचीव्ड अ मेजर ब्रेक थ्रू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। और ज्यादातर हमारे देश में जो बोला जाए कि मेजर ब्रेक कब मिला, जब हम लोग अपने देश में ग्रीन रेवोल्यूशन लाए। क्या लाए, ग्रीन रेवोल्यूशन लाए। अब ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के बाद एक तरीके से बोला जाए कि हमारे देश में डेवलपमेंट एक अलग तरीके से चल गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में
जो बोला जाए कि 1960 में पहला फेज लाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन का और 1970 में दूसरा फेज लाया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो ग्रीन रेवोल्यूशन सिंबलाइजेस द एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी ऑफ कंट्री, कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया उसकी वजह से क्या हो गया, हम लोग हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करने लगे हैं, है कि नहीं, हाई वैरायटी ऑफ सीड्स। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी यूज करने लगे एग्रीकल्चर में, क्योंकि ज्यादातर हमारा देश बोला जाए कि आज़ादी के समय 80% जो जनता थी वो खेती में व्यस्त थी, अब खेती से ही पैसा कमाकर वो अपनी जीविका को चला रही थी। दूसरा फोकस क्या किया गया कि हेवी इंडस्ट्री बनाने की बात की गई पब्लिक सेक्टर के थ्रू, और ज्यादातर फोकस किया गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर, ठीक है। और उसकी वजह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ, मतलब प्राइमरी सेक्टर को ग्रीन रेवोल्यूशन ने देखा और सेकेंडरी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने, जो कि उतना इम्पैक्ट नहीं किया, लेकिन ज्यादातर फोकस किया गया हेवी इंडस्ट्री पर हमारे देश में। बट हिडन बिहाइंड दिस अचीवमेंट वाज कॉन्स्टेंटली वाइडनिंग ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पब्लिक डेट। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे चलते चले गए, पब्लिक सेक्टर ज़्यादा वेलफेयर पर ध्यान देता चला गया, उसकी वजह से क्या हो गया, हमारे ऊपर कर्जा ये बढ़ता चला गया पब्लिक इंटरप्राइजेस पर। इसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हमारे देश से खत्म होता चला गया। फॉरेक्स रिजर्व होता है कि डॉलर जो भी था, क्योंकि डॉलर अगर आपके पास ज़्यादा रहेगा तो आप ज़्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर आएगा, तो हम लोग ज़्यादा इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी कर रहे थे, माउंटिंग द लॉसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और उसकी वजह से पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस था या गवर्नमेंट का जो भी कंपनी था उसमें लॉसेस होना शुरू हुआ। और टर्निंग पॉइंट हमारे देश में आया 1919 में। बाय द ईयर 1919 इकोनॉमी वाज सो मच बर्डन आ डेड वेट, मतलब हमारे देश में इतना बोझ बन गया था, बोला जाए एक बोझ के रूप में माने जाने लगा था कौन सा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और गवर्नमेंट को फोर्सफुली फिर स्विच करना पड़ा अपनी इकोनॉमी को, जो इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी था। पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी, मतलब जो भी होगा हम अपने देश में बनाएंगे, अब किसी दूसरे देश के कंपनी को घुसने नहीं देंगे। बाद में जाकर 1991 में, मतलब 1991 तक तो हम लोग 1990 तक हम लोग इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी थे। 1991 में हम लोगों को क्या करना पड़ा, एलपीजी रिफॉर्म करना पड़ा, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीआई वगैरह आ सके और हमारे देश का डेवलपमेंट हो सके। वो फोर्सफुली किया गया, जानबूझकर या जान के नहीं किया गया, क्योंकि हम लोगों के पास इतना कर्जा हो गया था कि हमारे पास उतना पैसा भी नहीं बचा था कि हम अपने देश की इकोनॉमी को चला पाए। और इवन द स्ट्रेटेजिक एलिमेंट डेवलपमेंट पाथ, देयर स्ट्रेटेजी ऑफ 5 ईयर प्लान हैज नाउ बीन अबेंडन्ड, और 5 ईयर प्लान को अबेंडन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया बाद में चलकर, और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया किसके थ्रू, नीति आयोग के थ्रू। प्लानिंग कमीशन था जो 5 ईयर प्लान बनाता था, 1950 में सेटअप किया गया था, किसको, प्लानिंग कमीशन को, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसको 2000 बोला जाए कि 14 के आसपास आके नीति आयोग में रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग को, ठीक है। नीति आयोग मतलब क्या, एन मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कि नीति आयोग को रिप्लेस करके जब बीजेपी की सरकार 2014 में बनी। तो आई होप सो यहाँ ये बात क्लियर होगा। इकोनॉमी बीन ड्रिविंग लार्जली बाय द फोर्सेस ऑफ, उसके बाद क्या, इकोनॉमी जो था वो डिमांड, मार्केट के डिमांड और मार्केट के सप्लाई से चलना शुरू हो गया, और ज्यादातर फोकस किस पर किया गया, मार्केट के डिमांड और मार्केट के सप्लाई पर। और इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से, मतलब बाहर की कंपनी आके हमारे देश में इन्वेस्ट करे। तो इन द सेंस कि हम लोग किस तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी पर आए, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो यहां तक हमारे देश का स्ट्रेटेजी था। अब चलते हैं क्या, स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना, कि चाइना का स्ट्रेटेजी किस तरीके से रहा और किस तरीके से उन्होंने काम करी, है कि नहीं। क्योंकि चाइना हमारे पड़ोसी देश है, तो चाइना का भी डेवलपमेंट हम लोगों को जानना जरूरी है, और चाइना ने बहुत अच्छे तरीके से अपने डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को लेकर चला। 1949 में क्या हो गया, चाइना आज़ाद हो गया। तो 1949 में आज़ाद होने के बाद सबसे पहला जो डिसाइड किया गया, वो क्या डिसाइड किया गया कि भाई एरिया ऑफ प्रोडक्शन जो भी रहेगा वो हमेशा किसके अंदर रहेगा, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। क्योंकि ये किस पर फोकस कर रहा था, कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी बोला जाए या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, क्या कमांड इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कमांड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, बात बराबर है क्या, कि वैसा इकोनॉमी जो पूरा एक गवर्नमेंट पर टिका हो, मतलब गवर्नमेंट जो बोल रहा है वही करना होगा सारे लोगों को, जो भी उस कंट्री में एक्टिविटी हो रहा है, प्रोडक्शन का एक्टिविटी। तो दस द चाइना अडॉप्टेड अ स्टैटिसिज्म और कमांड इकोनॉमी एज अ मॉडल ऑफ द ग्रोथ। हमारे देश में इंडिया ने क्या अडॉप्ट करा था, मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन चाइना ने क्या अडॉप्ट करा, कमांड इकोनॉमी। और इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ओनरशिप ऑफ ऑल द रिसोर्स,
विद द स्टेट की जितना भी रिसोर्स है, चाहे वो कोल माइंस हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, वो सब सारा किसके कंट्रोल में रहेगा? किसके कंट्रोल में रहेगा? सरकार के कंट्रोल में। दूसरी बात, द स्टेट हैज टू डिसाइड, और स्टेट डिसाइड करेगा, मतलब चाइना के गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। मतलब ये तीनों जो चीजें थी वो किसके हाथों में थी? वो गवर्नमेंट के हाथों में। तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा कि चाइना ने किस तरीके से अपने डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करा। यहाँ बोला जाता है जनरली कि 1978 से पहले का चाइना और 1978 के बाद का चाइना, दो तरीके से इसके डेवलपमेंट को हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं। जैसे हम लोग अगर बोला जाए कि भाई 1991 से पहले और 1991 के बाद, तो इंडिया का इकोनॉमी इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन चाइना में 1978, अब वो भी जानेंगे कि भाई 1978 ही क्यों, क्योंकि उसके बाद अपनी इकोनॉमी को वो ओपन किया था। कौन? चाइना, 1978 के बाद। तो अब पढ़ लेते हैं कि 1978 से पहले क्या क्या उसने करा था। तो सबसे पहला जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया था, GLF, मतलब ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन शुरुआत किया गया था वहां की सरकार के थ्रू 1958 में, टू किक स्टार्ट द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या इंडस्ट्रियलाइजेशन अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री में। देखो इंडस्ट्री वगैरह जो फोकस किया गया था वहां पर, वो स्टार्ट कर दिया गया था 1958 में, इंडस्ट्री को भी साथ में, और साथ ही साथ अभी हम लोग पढ़ेंगे कम्यून सिस्टम को भी। कम्यून सिस्टम मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिस तरीके से हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन करी थी वो उससे थोड़ा सा अलग था कम्यून सिस्टम। तो इन द सेंस वाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज गिवन अ मैसिव बूस्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत मैसिव बूस्ट दिया गया था। उसके साथ कम्यून सिस्टम लाया गया था। कम्यून सिस्टम एक ग्रुप ऑफ पीपल था, उसमें 26,000 लोगों को चुना गया था कि वही 26,000 लोग अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में जाके काम करेंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो कि सरकार के द्वारा बोला जाएगा। ठीक है, ये हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कलेक्टिव फार्मिंग क्या होता है, कम्यून सिस्टम, नेक्स्ट वाले स्लाइड में, जो चाइना ने अडॉप्ट करा था। कम्यून सिस्टम में जनरली होता क्या था, एक बार समझ लो। कम्यून सिस्टम में क्या, एक ग्रुप ऑफ पीपल को बोल दिया या कौन कौन से लोग खेती करना चाहते हैं, तो 26,000 लोगों को चुना गया था, और वही 26,000 लोगों को अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में भेजा जाता था कि आप लोग जाइए इस वाले पार्ट में ये प्रोड्यूस कीजिए, इस वाले पार्ट में ये, इस वाले पार्ट में ये, इस वाले पार्ट में, क्योंकि सबको लैंड नहीं दिया गया था अलग अलग, तो सारा लैंड किसके पास था? गवर्नमेंट के हाथ में था। तो उसको हम लोग कम्यून सिस्टम, मतलब कलेक्टिव फार्मिंग जो किया गया था, मतलब कलेक्टिव फार्मिंग किया जाने लगा किसके थ्रू? लोगों के थ्रू। और किसने करवाया था? कौन करवा रहा था? गवर्नमेंट करवा रहा था। 1958 में इसे भी लाया गया था। द स्ट्रक्चर ऑफ कम्यून सिस्टम वाज सच हाउस होल्ड वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन अ टीम्स, और टीम में बांट दिया जाता था कि ये टीम वहां जाएगा, ये टीम वहां जाएगा, ये प्रोड्यूस करेगा, और सारा कंट्रोल किसके पास था? गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और एक ब्रिज के रूप में काम किया। पीजन्स पुल इनटू देयर लैंड एंड क्रिएट अ लार्जर फील्ड, और इससे क्या होता है, एक क्या होता है कि भाई आप भारत में क्या किया गया? बंटवारा कर दिया गया। तो आप अलग अलग बंटवारा करोगे तो उतना प्रोडक्टिविटी नहीं बनेगा, लेकिन अगर पूरा लैंड एक ही होगा, उसमें जाके सरकार का बंदा एक तरीके से जॉब कर रहा है, ठीक है, 26,000 लोगों में से जो कम्यून सिस्टम में लाया गया था, और वो सारे फील्ड में पूरा काम कर रहे थे, यहाँ से प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से हुआ ये चाइना में। लेकिन एक पेस था एग्रीकल्चर ग्रोथ, वो थोड़ा सा रुक गया था। कब? जब सीवियर ड्रॉट, मतलब एक सुखाड़ आ गया था। सुखाड़ मतलब सूखा पड़ गया था, मतलब ज़्यादातर वो रेन पर डिपेंड रहते थे अपने एग्रीकल्चर को, तो सूखा पड़ने की वजह से वहाँ पर बोला जाता है कि 30 मिलियन, मतलब 3 करोड़ लोगों को, या 3 करोड़ के जीवन में असर पड़ा था बोला जाए, और भूख से लोग कुछ हद तक मरे भी थे चाइना में। इन द सेंस इसके बाद क्या किया गया? एक अलग तरीके का रिफॉर्म किया गया 1965 से 1976 तक, किसके द्वारा? माओ जेडोंग के द्वारा। उसको बोला गया ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन किया गया था, और वो चेयरमैन थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, वहां के जो हेड थे माओ, इसीलिए माओ को एक तरीके से बहुत अच्छा माना जाता है चाइना में, और कंटिन्यू टिल 1976, और 1976 तक उसे लागू किया गया कि माओइज्म को, ठीक है, उसको इम्पोज किया माओइज्म। ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल वेर सेंट टू कहाँ भेजा गया था? ताकि वो दूसरे जगह जाके, कंट्री साइड जाके पढ़ सकें, और वहाँ से डिग्री वगैरह हासिल कर सकें, और हमारे देश में जो भी डेवलपमेंट लानी है वो डेवलपमेंट ला सकें, है कि नहीं। तो इन द सेंस क्या किया गया कि जोड़ने की बात की गई भाई, कि जहाँ स्टूडेंट और जो भी प्रोफेशनल जो चाहता है कि सही तरीके से डेवलपमेंट प्रोसेस बढ़े, तो वो अच्छे तरीके से लेकर चले। द कल्चर रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन कॉम्बैटिंग द रेसेशन, और उसकी वजह से क्या हो गया कि ये चीज़ जो दिमाग लगाया गया, उससे क्या हो गया, जो भी रेसेशन
चल रहा था, मतलब जो भी दिक्कत आ रही थी उस कंट्री में वो चीज कमी, उसमें कमी आई और फिर से पटरी पर आ गया कौन? चाइना। इट वॉज ऑल्सो इम्पोजिंग द माओइज्म, उसको माओइज्म को क्या बोला गया? सोशियो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, कि हम लोग सोशियो मतलब समाज को इकोनॉमी के साथ कैसे जोड़ें और साथ ही साथ किस तरीके से आगे लेकर चलें, और डोमिनेट मतलब डोमिनेंट या डोमिनेंट आइडियोलॉजी लाया गया ताकि जो डेवलपमेंट का पाथ है वो चाइनीज इकोनॉमी का फिर से आ सके। तो यही बोला गया कि 1978 तक यहाँ तक चला था, मतलब इन द सेंस कि वो ड्रॉट आने के बाद थोड़ा सा उभरा, उसके बाद 1978 के बाद चाइना को ये लगने लगा कि भाई अब क्या हम लोग अपनी इकोनॉमी को खोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी उस तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। तो 1978 में वहां अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया गया? उसे ओपन इकोनॉमी कर दिया गया। अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हम लोग कि किस तरीके से वो ओपन इकोनॉमी किया। ठीक है, तो चाइना ने बेसिकली क्या करा? चाइना ने बेसिकली इट इन्वॉल्व द स्ट्रेटेजी टू शिफ्ट। 1978 तक तो वो सारा काम कर रहा था कलेक्टिव फार्मिंग इंडस्ट्री वगैरह, लेकिन उसके बाद जो ज़्यादा फोकस उसमें क्या किया कि क्लोज्ड इकोनॉमी को हटाकर, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी बोला भाई अब नहीं रहेगा, अब क्या करेंगे हम लोग अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे और बाहर एफडीआई मतलब जो बाहर का इन्वेस्टमेंट होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनी आके हमारे देश में इन्वेस्ट करेगी और वो अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया? ओपन इकोनॉमी कर दिया 1978 में। हो आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसमें दो रिफॉर्म लाया गया 1978 के बाद, फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म और सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म में चाइना ने क्या करा कि भाई इंट्रोड्यूस किया एग्रीकल्चर सेक्टर, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से रिफॉर्म लाया जाए, और लेड अ विड्रॉवल ऑफ कम्यून सिस्टम फार्मिंग, और जो भी कम्यून सिस्टम लाया गया था वो कम्यून सिस्टम को अब हटा दिया गया। अब फ्रीडम दिया गया कि आप लोग अपने खेतों में काम कर सकते हैं और उसी तरीके से आगे लेकर फार्मिंग कर सकते हैं, और सारा कंट्रोल अभी भी सरकार के पास रहेगा, बस आप काम कीजिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करिए। सेकेंड फेज में क्या? पहले फेज में एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया और दूसरे फेज में क्या? इंडस्ट्री पर फोकस किया गया। किस पर? इंडस्ट्री पर। तो देखो ये इसका पूरा प्लान के साथ लेकर चला गया था यहाँ पर। सेकेंड फेज रिफॉर्म इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इसमें स्ट्रैटेजिक और डेवलपमेंट ग्रोथ किया गया, और प्राइवेट इंसानों को मतलब जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस था, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस पर्टिकुलरली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ लोकल कलेक्टिव, मतलब लोकल आदमी लोग जो लोकल बिजनेसेस थे उन लोगों को छूट दिया गया कि आप लोग अपने बिजनेसेस को सेटअप कर सकते हैं और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर सकते हैं, मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं गुड्स को और आप उसे मार्केट में बेच सकते हैं। कहाँ बेच सकते हैं? मार्केट में, क्योंकि मार्केट में बेचने का मतलब क्या है कि उसी तरीके से फिर डेवलपमेंट होगा, क्योंकि प्राइवेट भी तो साथ में आएगा और उसी तरीके से गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा। तो इसके बाद क्या हो गया? थोड़ा सा और जान लेते हैं, है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा करके जानते रहेंगे तो और मजा आएगा हम लोगों को। तो द स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, मतलब जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस था चाइना का, जो मतलब वैसा इंटरप्राइजेस या वैसा कंपनी जो सरकार गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, जो भारत में बोला गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसे भारत में बोला गया, वेर एक्सपोज द कंपटीशन फ्रॉम द, वो क्या कि प्राइवेट के साथ कंपटीशन में आने के बाद वो एक्सपोज हो गया था। क्या? कौन? स्टेट ओन इंटरप्राइजेस, मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनी थी वो एक्सपोज हो गई थी प्राइवेट से, मतलब प्राइवेट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था। तो इसी को देखते हुए जो चाइना का जो गवर्नमेंट था वो क्या लॉन्च किया? डुअल प्राइसिंग सिस्टम, मतलब अब जो भी डुअल प्राइसिंग सिस्टम होता है कि अगर प्राइस जो है वो सरकार फिक्स करे और उसे सारे लोग गवर्नमेंट फिक्स करे और जो प्राइवेट है उसे वो माने, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डुअल प्राइसिंग लाया गया और सरकार के द्वारा फिक्स कर दिया गया कि भाई आप ये सामान इतने में बेचोगे। जैसे आप टमाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं या टोमेटो सॉस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप मार्केट में इतने प्राइस पर ही बेचोगे। क्यों? ताकि वो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस भी अच्छे तरीके से काम कर पाए। तो मार्केट प्राइसेस वेयर अलाउड टू ऑपरेट, मार्केट प्राइसेस को अलाउ कर दिया गया ऑपरेट, मार्केट के हिसाब से डिमांड और सप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइस रहेगा वो फिक्स रहेगा और वो सरकार के फिक्स दामों पर ही बेचेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया गया। क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ताकि अट्रैक्ट किया जा सके फॉरेन इन्वेस्टर को, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर आ सके और एफडीआई चाइना में आ सके। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? इज अ एरिया विद इन द कंट्री वेयर इकोनॉमिक रेगुलेशन आर डिफरेंट देन दोज ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री, कि आप एक कंट्री के अंदर जो रेगुलेशन से काम करेंगे, जो इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे उससे कुछ अलग होगा
कहाँ एक अलग सा एरिया डेवलप किया गया चाइना के थ्रू, उसको एरिया को क्या बोला गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। मतलब यहाँ पर आइए और यहाँ पर प्लांट लगाइए, अपना फैक्ट्री लगाइए और आप लोगों को यहाँ पर छूट मिलेगा बहुत सारी चीज़ों का, और उससे क्या आएगा चाइना में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बिजनेस ऑपरेटिंग विद इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन गेट एडवांटेज, उन लोगों को एडवांटेज दिया गया कि आप लोगों को टैक्स कम देना पड़ेगा, आप लोगों को जमीन बहुत अच्छे तरीके से टेरिफ वगैरह कम देना पड़ेगा, मतलब टैक्सेशन वगैरह कम देना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या हो गया कि बाहर की कंपनी आने लगी, क्योंकि उन लोगों को वो इन्वायरमेंट दिया गया बिजनेस करने के लिए। भारत ने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सेटअप करा था, लेकिन ज्यादातर जो चाइनीज मॉडल था स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, वो ज्यादा सक्सीड हुआ और अच्छे तरीके से आगे लेकर चला गया। आई होप सो यहां तक क्लियर होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे आप चाइना का, है कि नहीं भाई। हम लोग चाइना का डिस्कस कर लिए, अपने पड़ोसी का, हम लोगों ने इंडिया का डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब क्या पाकिस्तान का भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के ग्रोथ मॉडल को हम लोग देखेंगे, किस तरीके से ग्रो किया और किस तरीके से साथ ही साथ में बोला जाए कि डेवलपमेंट किया गया, किसके थ्रू, किसके थ्रू, चाइना किसके थ्रू डेवलपमेंट किया या पाकिस्तान किसके थ्रू डेवलपमेंट किया, उन सारे स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था इंडिया से अलग होकर, एंड अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। उसके द्वारा क्या, कौन सा मॉडल ऑफ ग्रोथ चूज किया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो भारत ने किया। मतलब इंडिया के रास्ते पर ये भी चल पड़ा, चलो भाई साथ साथ चलते हैं। छोटे भाई ने सोचा भाई बड़े भाई को देखते हुए कि चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। सेकंड क्या, पब्लिक सेक्टर जो था पाकिस्तान में भी पब्लिक सेक्टर ही मेन फोकस रहा तीनों में, कि सारा जो ग्रोथ प्रोसेस देखेगा वो कौन देखेगा, पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट देखेगी। और ज्यादातर ये फोकस किस पर करते थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि भाई बाहर से जो सामान आएगा, मतलब जो भी इंपोर्ट करेंगे उसमें क्या करेंगे, जो भी सामान हम मान लो यूएसए से कुछ सामान आ रहा है, उसमें टैक्स बढ़ा देंगे। टैक्स बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा कि वो सामान पाकिस्तान में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, हाई प्राइस पर बिकेगा। तो हाई प्राइस पर रहेगा तो लोग उसे नहीं खरीदेंगे, और लोग जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस करने वाली चीजें हैं उसको ज्यादा फोकस करके चलेंगे। तो इसीलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस किया गया और कंट्रोल किया गया, मैनेज किया गया, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के थ्रू। एज इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ हॉलमार्क ऑफ द चेंज ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन, जो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को हॉलमार्क बोला गया एग्रीकल्चर को लेकर, सेम उसी तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया था, पाकिस्तान के द्वारा भी लाया गया था, और वो एक मेजर चेंजेस था एग्रीकल्चर में वहां भी, ठीक है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मतलब वैसे इंडस्ट्री जहां पर कैपिटल गुड्स बन रहा। कैपिटल गुड्स का मतलब कि जो मशीन्स वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह बना रहा था, तो वो सब सारी इंडस्ट्री को एक बोला जाए कि धीरे धीरे क्या हो गया कि उन लोगों को जो भी पैसे की जरूरत पड़ती थी वो कौन देता था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। कौन देता था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, क्योंकि ज्यादातर कंट्रोल किसका था, सरकार का कंट्रोल था। रियलाइजिंग द पेस ऑफ द ग्रोथ वाज कमिंग टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट, की बाद में धीरे धीरे चलकर पाकिस्तान के गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि भाई हालत खराब होने वाली है, कर्जा बढ़ जाएगा। तो जो 1980 में था, 1980 में वो अपनी इकोनॉमी को एक बोला जाए कि खोलने की बात की गई और एफडीआई को लाने की बात की गई। मतलब वो अपने इकोनॉमी को ओपन करने की बात की गई 1980 में, है कि नहीं, 1980 में, कि भाई हम लोग अपनी इकोनॉमी को अब खोल देंगे। तो इसकी वजह से क्या कि लिंक्ड कर दिया गया प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के साथ, कि ग्लोबलाइजेशन को किस तरीके से जोड़ा जाए। और 1980 में पाकिस्तान ने क्या करा, अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बना दिया, जो क्लोज इकोनॉमी रखा था। अब थोड़ा सा तीनों कंट्री के बारे में, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को एक बार हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि भाई 19 बोला जाए कि 47 में ये आज़ाद हुआ, 1947 में ये आज़ाद हुआ इंडिया, और 1949 में चाइना। लेकिन 1949 में, 1978 में ये अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, मतलब ग्लोबल के साथ ला दिया, है कि नहीं। और इंडिया ने कब ग्लोबल लाया, 1991 में, जो ग्लोबलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म के साथ, और पाकिस्तान ने 1980 में, ठीक है, 1980 में इनके द्वारा लाया गया। तो इन द सेंस कि इस तरीके से अपनी इकोनॉमी को वो ओपन किया। तो सेंट्रल डिफरेंस अमंग द स्ट्रेटेजी ऑफ द ग्रोथ ऑफ 3 नेबरिंग कंट्रीज वाज व्हाइल द चाइना ऑल नेशन रिसोर्स वाज अंडर द कंट्रोल एंड कमांड ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो इंडिया था और जो पाकिस्तान था और जो चाइना था, उसमें जो ज्यादा फोकस किया गया कि इन दोनों को जो रिसोर्स था वो प्राइवेट को भी दिया गया, पब्लिक ने भी रखा था। लेकिन चाइना पूरे कंट्री का रिसोर्स अपने पास रखा था, मतलब सारा गवर्नमेंट के पास था।
दूसरा पॉइंट कि इंडिया और चाइना ऑन द अदर हैंड प्राइवेट ओनरशिप रिसोर्स वाज अलाउड एंड विच इज वाई द स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ वाज अडॉप्टेड बाय चाइना इज टर्म्ड एज स्ट्रेटेजिज्म। और चाइना ने क्या करा कि कमांड इकोनॉमी पर फोकस करा। क्या किस इकोनॉमी पर? कमांड इकोनॉमी पर, कि ज्यादातर फोकस किस पर होगा कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी पर फोकस्ड होगा। और हमारा इंडिया और पाकिस्तान किस पर फोकस किया गया? मिक्स्ड इकोनॉमी पर। वेल द स्ट्रेटेजी ऑफ द ग्रोथ अडॉप्टेड बाय इंडिया एंड चाइना कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया और पाकिस्तान का कौन सा इकोनॉमिक मॉडल था? मिक्स्ड इकोनॉमी। द सेंट्रल सिमिलैरिटी ऑन द अदर हैंड दैट ऑल द इकोनॉमीजली अल्टीमेटली एक्सेप्टेड द एफडीआई। और सबसे कॉमन बात यह है कि तीनों ने क्या करा, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ने, कि अपनी इकोनॉमी को आखिरकार ओपन कर दिया। तो हम लोगों ने कहां से शुरुआत किया गया था 5 ईयर प्लान के थ्रू, और कहां अपनी इकोनॉमी को वो लोग क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी कर दी। यहां तक हम लोगों ने पाथ स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब जो मेन बात है वो क्या है कि हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया कि भाई पाकिस्तान किस तरीके से काम किया, इंडिया ने किस तरीके से काम करा, और चाइना ने किस तरीके से अपने डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को लेकर चला। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कि ये 1980 में अपनी इकोनॉमी को खोला, भारत ने 1991 में अपनी इकोनॉमी को खोला, और चाइना ने 1978 में खोला। तो चाइना बहुत जल्दी ही भाप लिया था, और ये दोनों इन द सेंस कि अपने जानबूझकर किया गया, और ये भारत को फोर्सफुली किया गया था। लेकिन बाद में चलकर इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से उसको ग्रो करा, और आगे देखेंगे अभी हम लोग कि चाइना के साथ किस तरीके से कंपटीशन में आया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ भी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अगर आप लोगों को अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नहीं मिलता है कमेंट बॉक्स पर तो नोट्स, तो आप लोग एक बार मैसेज कर आप लोग ले सकते हैं। तो हम लोग पहले मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, वहाँ पर हम लोग स्ट्रैटेजी और एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ा तीनों का डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए भाई। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।